जय हिंद दोस्तों, ज्ञान विधिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो दौर जब भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरी दुनिया के लिए एक चुंबक की तरह था, सबको अपनी ओर खींचता था। बिल्कुल। आज हम 15वीं से 18वीं शताब्दी के उस दौर की गहराई में उतरेंगे जब यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां मसालों और कपड़ों का व्यापार करने भारत आईं और देखते ही देखते यहाँ की सियासत पर काबिज हो गईं। हाँ, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि तराजू लेकर आए लोग तलवार के दम पर शासक कैसे बन गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इसका टाइटल है सोने की चिड़िया का संघर्ष, व्यापार से साम्राज्य तक। ये टाइटल अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सही कहा, ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं, बल्कि एक संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी होड़ की जिसमें भारत के भविष्य पर कब्जा करने के लिए कई यूरोपीय ताकतें एक दूसरे से लड़ रही थीं। लेकिन जब हम सोने की चिड़िया सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ सोना चांदी आता है। क्या ये सिर्फ उतना ही था या कुछ और भी था जिसके लिए यूरोप के लोग इतने दीवाने थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोने की चिड़िया का मतलब सिर्फ खजाने या सोने के ढेर से नहीं था। भारत की असली दौलत थे यहाँ के मसाले, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, जिनकी यूरोप में जबरदस्त मांग थी। अच्छा। साथ ही यहाँ का बना सूती और रेशमी कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत की पूरी समृद्धि, उसकी कारीगरी, उसके संसाधन, ये सब मिलकर उसे सोने की चिड़िया बनाते थे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोप को भारत आने की जरूरत पड़ी क्यों? हाँ, ऐसा क्या हो गया था? इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना थी। साल 1453 में 1453। ये तो कुस्तुनतुनिया वाली बात है। बिल्कुल, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। और ये वो शहर था जो यूरोप और एशिया के बीच जमीनी व्यापार का मेन गेटवे था। तो वो रास्ता बंद हो गया? हाँ, वो जमीनी कनेक्शन एक तरह से कट गया। और जाहिर है आर्थिक वजहें तो थी ही। भारतीय मसालों के बिना यूरोप का खाना बेस्वाद था। और उस दौर में यूरोप में एक 3G का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा था। गोल्ड यानी दौलत, ग्लोरी यानी शोहरत, और गॉड यानी धर्म का प्रचार। सही। और नई टेक्नोलॉजी जैसे कंपास और तेज जहाजों ने लंबी समुद्री यात्राओं को मुमकिन भी बना दिया था। लेकिन मेरा एक सवाल है, ब्राजील का व्यापार होता ही था, भले ही जमीनी रास्ते से, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक समुद्री रास्ता खोजना एक लाइफ और डेथ सिचुएशन बन गया? व्यापार तो सदियों से हो रहा था, पर उसमें बिचौलिए थे। अरब के व्यापारी? हाँ, अरब के व्यापारी। वो भारत से सामान खरीदते और कई गुना मुनाफे पर यूरोप में बेचते थे। अच्छा। जब तुर्कों ने जमीनी रास्ता बंद किया तो यूरोप के देशों को समझ आ गया कि अगर ये कीमती सामान चाहिए तो इन बिचौलियों को हटाना होगा। सीधा भारत से संपर्क करना होगा। बिल्कुल, उन्हें भारत तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता चाहिए था, जिससे सारा मुनाफा उनकी जेब में जाए। एक क्लासिक बिजनेस मूव था, कट आउट द मिडलमैन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इस रेस में सबसे पहले एंट्री मारी पुर्तगालियों ने। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नाम के गुजराती गाइड की मदद से भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। और वहां के स्थानीय राजा जमोरिन ने उसका स्वागत भी किया। हाँ, और उनके आने का इरादा बिल्कुल साफ था, बिजनेस। कहा जाता है कि उस एक यात्रा में वास्को डी गामा तो मसालों के व्यापार से अपनी यात्रा के खर्च का 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? हाँ, और ये खबर जब यूरोप पहुंची तो जैसे गोल्ड रश शुरू हो गया। हर देश भारत पहुंचना चाहता था। और इसी मुनाफे के दम पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोलनी शुरू कर दी। बिल्कुल, 1503 में कोचीन और 1505 में कन्नूर में। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। राजा जमोरिन ने एक अनजान विदेशी जहाज का इतना खुले दिल से स्वागत क्यों किया? क्या उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि इनके इरादे सिर्फ व्यापार से ज्यादा भी हो सकते हैं? उस समय के हिसाब से सोचें तो ये अजीब नहीं था। कैसे? कालीकट एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां दुनिया भर से व्यापारी आते जाते रहते थे। जमोरिन के लिए वास्को डी गामा एक और ग्राहक था, जिसके आने से राज्य का टैक्स बढ़ता। हाँ, और व्यापार फलता फूलता। उस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक व्यापार करने आई कंपनी एक दिन पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। ये उनकी कल्पना से बाहर था। सही बात है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगाली सिर्फ मुनाफा कमाकर खुश नहीं थे,
उनकी नज़र हिंद महासागर पर थी। बिल्कुल। उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी आल्मीडा ने एक पॉलिसी शुरू की जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। शांत जल की नीति, मतलब समुद्र पर कब्जा करो। हाँ, जो समुद्र का राजा वही व्यापार का राजा। और इसके बाद आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाता था, एक्शन लेता था। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया और उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया। और उसने एक कार्टर सिस्टम भी शुरू किया था। हाँ, ये कार्टेज एक तरह का परमिट था। अगर किसी भी जहाज को अरब सागर में सुरक्षित चलना है तो उसे पुर्तगालियों से ये परमिट खरीदना पड़ता था। ये कार्टे सिस्टम सुनने में तो किसी समुद्री माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट जैसा लगता है। क्या ये वाकई इतना पावरफुल था कि बड़े बड़े भारतीय राजाओं को भी, मतलब मुगलों को भी? बिल्कुल। ये सिस्टम असल में स्टेट स्पॉन्सर्ड पायरेसी यानी सरकारी समुद्री डकैती ही थी। अच्छा। पुर्तगाली नौसेना इतनी मजबूत थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिना कार्टर्स के अपना जहाज समुद्र में उतारें। यहाँ तक कि महान मुगल बादशाह अकबर के जहाजों को भी हज यात्रा के लिए पुर्तगालियों से कार्टर्स खरीदना पड़ता था। कमाल है। इससे पता चलता है कि कितनी जल्दी उन्होंने समुद्र पर अपना दबदबा बना लिया था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों के आने से भारत पर काफी असर भी पड़ा। वो अपने साथ कई नई चीजें लेकर आए जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे तंबाकू, आलू, मक्का, टमाटर और काजू। और प्रिंटिंग प्रेस भी। हाँ, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने ही की। उन्होंने चर्च बनाने की एक नई कला, गॉथिक आर्किटेक्चर भी शुरू की। लेकिन समुद्र के ये स्वामी ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। उनके पतन की कई वजहें थीं। सबसे बड़ी वजह थी उनकी धार्मिक कट्टरता। वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे, जिससे स्थानीय लोग उनके दुश्मन बन गए। और वो बंगाल में हुगली के पास समुद्री लूटपाट भी करने लगे थे। हाँ। और सबसे बड़ी बात, उनसे ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी यानी डच और अंग्रेज मैदान में आ चुके थे। यहाँ एक कंफ्यूजन है। पुर्तगाली असल में करना क्या चाहते थे, व्यापार या धर्म का प्रचार? क्योंकि उनकी धार्मिक कट्टरता तो सीधे सीधे उनके बिजनेस के लिए खराब साबित हुई। ये उनके 3G मॉडल का ही नतीजा था। गोल्ड और ग्लोरी के साथ साथ गॉड भी उनके एजेंडे में था। वो व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म भी फैलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संतुलन नहीं बनाया। उनकी कट्टर धार्मिक नीतियों ने उन स्थानीय लोगों को ही नाराज कर दिया जो उनके व्यापार के लिए जरूरी थे। मतलब उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों के बाद मैदान में उतरे डच, जो आज के नीदरलैंड्स के निवासी हैं। हाँ, उन्होंने 1602 में अपनी कंपनी बनाई, VOC, वेरिंगदे ओस्ट इंडिशी कंपनी। उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली और भारत में व्यापार के लिए सोने के पैगोडा सिक्के भी चलाए। लेकिन डचों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनका मेन फोकस भारत कभी था ही नहीं। अच्छा। उनका असली खजाना था इंडोनेशिया, जहां मसालों के द्वीप थे। भारत में उनका इंटरेस्ट मुख्य रूप से सूती कपड़ों में था, क्योंकि इन कपड़ों की इंडोनेशिया के मसाला बाजार में भारी मांग थी। रुकिए, ये बात थोड़ी उलझी हुई है। अगर डचों का सारा ध्यान इंडोनेशिया के मसालों पर था, तो उन्होंने भारत में इतनी सारी फैक्ट्रियां और सेंटर बनाने की जहमत क्यों उठाई? उनका बिजनेस मॉडल बहुत स्मार्ट था। वो भारत से अच्छी क्वालिटी का सूती कपड़ा खरीदते थे, उसे जहाजों में भरकर इंडोनेशिया ले जाते थे और वहां उस कपड़े के बदले में मसाले खरीदते थे। अच्छा, तो मतलब भारत उनके इंट्रा एशियन ट्रेड का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। बिल्कुल। वो भारत के कपड़े को एक तरह से करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, इंडोनेशिया के मसाले खरीदने के लिए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में डचों की कहानी का अंत 1759 में हुआ, विदरा के युद्ध में। बैटल ऑफ बिदारा। ये लड़ाई बंगाल में हुई थी और इसमें अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया। हाँ, और इस एक हार ने भारत में डचों का खेल खत्म कर दिया। वो लगभग सब कुछ छोड़कर इंडोनेशिया तक सिमट गए। उनके पतन का एक बड़ा कारण ये भी था कि वो शुद्ध व्यापारी थे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की तरह भारत में साम्राज्य बनाने या यहाँ की राजनीति में घुसने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो क्या ये माना जाए कि डच कंपनी अंग्रेजों की कंपनी से कमजोर थी या बस उनकी प्राथमिकताएं ही अलग थीं? उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थी। डच कंपनी VOC उस समय दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक थी, शायद ब्रिटिश कंपनी से भी ज्यादा। अच्छा। लेकिन उनका सारा मुनाफा इंडोनेशिया से आ रहा था।
इसलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजों के साथ एक लंबी और महंगी लड़ाई में फंसने के बजाय अपनी पूरी ताकत इंडोनेशिया पर लगाना ज्यादा समझदारी समझा। ये बात तो सही है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। और अब एंट्री होती है इस कहानी के फाइनल विनर की, अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर यानी अधिकार पत्र दिया, और अंग्रेज शुरू से ही कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में तोहफे लेकर पहुंचे। और फिर 1615 में सर टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार करने की कई रियायतें हासिल कर लीं। उन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में और पहली पक्की फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की। लेकिन मुगल उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। उन्होंने इन अंग्रेज व्यापारियों को इतनी आसानी से अपनी यहाँ फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने की छूट क्यों दे दी? मुगलों ने उन्हें कभी खतरा समझा ही नहीं। उनकी नजर में ये बस कुछ और व्यापारी थे जिनके आने से सल्तनत का खजाना बढ़ता। हाँ, और बंदरगाहों पर रौनक बढ़ती। दूसरा, मुगलों की ताकत जमीन पर थी, समुद्र में नहीं। उनकी कोई मजबूत नौसेना नहीं थी, जबकि अंग्रेज समुद्र के खिलाड़ी थे। बिल्कुल। तो मुगलों को भी लगा कि इनसे अच्छे संबंध बनाकर रखने में ही समुद्री व्यापार और हज यात्रियों की सुरक्षा है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक बार पैर जमाने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बनाई, बल्कि किलेबंद शहर बसाने शुरू कर दिए। जैसे 1661 में उन्हें पुर्तगाल के राजा से बम्बई दहेज में मिला, जो बाद में कंपनी को सौंप दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में से एक शहर दहेज में दे दिया गया। इसी तरह उन्होंने 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया और 1690 के आसपास जॉब चार्नोक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी, जहां बाद में फोर्ट विलियम बनाया गया। ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये सत्ता के छोटे छोटे द्वीप बन रहे थे। पर ये हुआ कैसे? एक विदेशी कंपनी भारत की जमीन पर अपने किले बना रही है, शहर बसा रही है। क्या किसी स्थानीय राजा या नवाब ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध तो हुआ, लेकिन उस समय भारत की राजनीतिक हालत बहुत खराब थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। और देश भर में छोटे छोटे राजा नवाब आपस में ही लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाया। वो एक राजा का साथ देते, उसे दूसरे से लड़वाते और बदले में जमीन और किले बनाने का अधिकार ले लेते थे। पहले शुरू हो गया था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों के लिए असली जैकपॉट लगा 1717 में। उस समय के मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इस फरमान के तहत कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स या चुंगी दिए व्यापार करने की पूरी आजादी मिल गई। और इसके बदले में उन्हें बादशाह को साल में सिर्फ 3000 रुपए देने थे। सिर्फ 3000 रुपए? इतना ही नहीं, कंपनी के बनाए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की इजाजत भी मिल गई। इस एक फरमान ने अंग्रेजों को उनके सभी प्रतिद्वंदियों पर एक ऐसी बढ़त दे दी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन कोई भी बादशाह इतना एक तरफा फरमान क्यों जारी करेगा जिससे उसके अपने खजाने को ही भारी नुकसान हो रहा हो? इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि बादशाह फर्रुखसियर एक बहुत दर्दनाक बीमारी से परेशान थे। अच्छा। तब एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उनका सफल इलाज कर दिया। बादशाह इसी बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम में कंपनी को ये सब कुछ दे दिया। मतलब उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक डॉक्टर की फीस चुकाने के लिए वो पूरे हिंदुस्तान का भविष्य दांव पे लगा रहे हो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब तक अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को तो साइडलाइन कर दिया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा और आखिरी कॉम्पिटिटर अभी बाकी था, फ्रांसीसी। हाँ, फ्रांसीसी। इनकी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और ये एक सरकारी कंपनी थी। इनकी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खुली और इनका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी में एक बुनियादी फर्क था। ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट थी, जो मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, जिसे हर फैसले के लिए पेरिस देखना पड़ता था। लेकिन फ्रांसीसियों के पास एक तुरुप का इक्का था, उनका गवर्नर डुप्ले। हाँ, वो एक शानदार रणनीतिकार था जिसने भारत में सहायक संधि की नीति शुरू की। सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस का आइडिया सुनने में तो बड़ा चालाकी भरा लगता है। वो काम कैसे करता था? डुप्ले का प्लान बहुत चालाकी भरा था। वो किसी भारतीय राजा के पास जाता और कहता, आप अपने पड़ोसी राजा से परेशान हैं, हम अपनी मॉडर्न सेना आपकी मदद के लिए देते हैं। और बदले में? आपको हमें पैसे नहीं देने,
बस हमारी सेना का खर्च उठाना है और उसे अपने राज्य में रहने की जगह देनी है। अच्छा। तो अब उस राजा के राज्य में एक विदेशी सेना बैठ गई, जिसका खर्च भी वही राजा उठा रहा है। बिल्कुल। कहने को तो राजा आजाद है, पर असल में उसकी लगाम फ्रांसीसियों के हाथ में आ चुकी है। यहीं से भारतीय सियासत में सीधे दखल का खेल शुरू हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत पर किसका राज होगा, इसका फैसला करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला, जिसे इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। और इस संघर्ष का फाइनल मैच 1760 में लड़ा गया वांडीवॉश का युद्ध। हाँ, बैटल ऑफ वांडीवॉश। इस लड़ाई में अंग्रेज सेनापति सर आयर कूट में फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को बुरी तरह हराया, और इस एक जीत ने भारत में फ्रांसीसियों का सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया। वो सिर्फ पौंडीचेरी के एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गए। 1763 की पेरिस संधि के बाद तो उन्हें भारत में सेना रखने का अधिकार भी नहीं रहा। लेकिन एक ही जैसी ताकत और डुप्ले जैसा काबिल लीडर होने के बावजूद फ्रांसीसी आखिर अंग्रेजों से हार क्यों गए? कहाँ कमी रह गई? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, जैसा हमने बात की, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, तो फैसले लेने में बहुत देर होती थी। रेड टेप। दूसरा, अंग्रेजों की नौसेना फ्रांसीसियों से कहीं बेहतर थी। और तीसरा और सबसे जरूरी कारण, बंगाल। हाँ, बंगाल। जब कर्नाटक में ये लड़ाई चल रही थी, ठीक उसी समय अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया था, और बंगाल की दौलत मतलब असीमित पैसा, जिसका मुकाबला फ्रांसीसी नहीं कर सकते थे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों की इस शानदार सफलता के पीछे क्या राज थे? अगर हम इसे समेटें तो सबसे पहला कारण था उनकी नौसेना का कोई मुकाबला नहीं था। हाँ, समुद्र पर उनका एक छत्र राज था। दूसरा, उनकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जो सरकारी लाल फीताशाही से दूर तेजी से फैसले लेती थी, और जिसका एकमात्र मकसद था मुनाफा कमाना। तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कारण था बंगाल पर कब्जा। बिल्कुल। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। वहां की दौलत ने अंग्रेजों को एक ऐसी एटीएम मशीन दे दी जिससे वो अपने युद्धों के लिए जितना चाहे पैसा निकाल सकते थे। और चौथा, उनके पास क्लाइव और आयरकूट जैसे बहुत ही काबिल और धूर्त सैन्य लीडर थे। तो क्या ये माना जा सकता है कि इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर बंगाल ही था? अगर अंग्रेजों के हाथ बंगाल की दौलत न लगी होती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। बिल्कुल, बंगाल विजय अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट था। बंगाल के पैसे के बिना वो ना तो फ्रांसीसियों को हरा पाते और ना ही बाद में मराठों और मैसूर जैसी बड़ी भारतीय ताकतों को। बंगाल की दौलत ने ही उनकी सैन्य शक्ति को अजेय बना दिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए एक नजर में सभी कंपनियों के भारत आने के क्रम को देख लेते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए। उनका मुख्यालय गोवा था। उनके बाद अंग्रेज 1600 में, फिर डच 1602 में, फिर डेनमार्क के डैनिश 1616 में, और आखिर में फ्रांसीसी 1664 में आए। एक दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही खोली, जो उस समय पश्चिम भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इस टेबल से एक बात साफ है, अंग्रेज न तो पहले आए थे न ही अकेले, फिर भी वो रेस जीत गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस खेल में फर्स्ट मूवर एडवांटेज से ज्यादा जरूरी सही रणनीति, सही समय और मौकों को भुनाने की काबिलियत थी? एकदम सही। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन थी। पुर्तगाली सबसे तेज भागे लेकिन जल्दी थक गए। डचों का ध्यान दूसरी रेस पर था और अंग्रेजों ने धीरे धीरे, लगातार और सही रणनीति के साथ दौड़ लगाई और भारत की राजनीतिक फूट का पूरा फायदा उठाकर आखिर में विजेता बने। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि 17वीं सदी के खत्म होते होते भारत इन यूरोपियन ताकतों के लिए एक जंग का मैदान बन चुका था। हर कोई यहाँ के व्यापार और संसाधनों पर अपना कब्जा चाहता था। लेकिन 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्धों ने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। इन लड़ाइयों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, बल्कि वो भारत की राजनीतिक शासक बन गई। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि भारत की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य की एक कॉलोनी की अर्थव्यवस्था बन गई। और यही से धन के बहिर्गमन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का वो दुखद अध्याय शुरू हुआ, जिसमें भारत की दौलत इंग्लैंड जाने लगी। तो क्या ये कहना सही होगा कि भारत की गुलामी की कहानी किसी बादशाह के हारने से नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेशन के जीतने से शुरू हुई? यह इस पूरी कहानी का सबसे सटीक और चौंकाने वाला सच है। भारत पर कब्जा
किसी देश की सेना ने नहीं, बल्कि मुनाफे के लिए काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी ने किया था। उन्होंने व्यापार के नियमों को तोड़ा, राजनीति में दखल दिया और धीरे धीरे पूरे देश को ही अपनी बैलेंस शीट का एक हिस्सा बना लिया। ये इतिहास का एक अनोखा अध्याय है जहां तराजू ने तलवार और ताज दोनों की जगह ले ली। यह सफर वाकई में दिखाता है कि कैसे व्यापारिक इरादे राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदल सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।